तो ये आज के दिन की सबसे दुखद खबर है। आज सुबह ये खबर आई विमान हादसा और विमान हादसे में निधन हो गया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का। करीब 8:40 का समय था। अजीत पवार ने उड़ान मुंबई से भरी थी और 8:45 के आसपास वो बारामती में लैंड करने ही वाले थे, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले बारामती एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक उनका विमान लैंडिंग की कोशिश में क्रैश कर गया। क्रैश लैंडिंग हुई है, वजह क्या रही इसकी अभी तस्वीर साफ नहीं है। शुरुआती जानकारी में जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मौसम का मिजाज थोड़ा खराब था, विजिबिलिटी कम थी, कोहरा था और वहां पर मैनुअल तरीके से करना पड़ रहा था विमान लैंड पायलट को। और इस बीच आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके की ये दुखद खबर आई है और इस हादसे के बाद जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनमें ज़बरदस्त मायूसी है, रो रो कर बुरा हाल है एनसीपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का। हर कोई इस खबर को बेहद गमज़दा तरीके से देख रहा है। जारी है मुंबई स्थित अजित पवार के एनसीपी दफ्तर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत की गई है। नम आँखों से उनको विदाई दी जा रही है। तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई इस बात से सकते में है कि वो नेता जो अपने समय पाबंदी के लिए जाने जाते थे, अपने काम के लिए जाने जाते थे, आज अचानक वो दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। तमाम महिला कार्यकर्ताओं नेताओं को आप यहाँ देख सकती हैं। बहुत बहुत मुश्किल वक्त है ताई काय म्हणणार, बहुत मुश्किल वक्त है। इनके पास शब्द नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त ये पार्टी कार्यकर्ता नेता परिवार हर। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिंदे जी, बेहद दुखद खबर है आपके लिए एक तरीके से ये निजी हानि, यूं चले जाना अजीत पवार का। बहुत ही बहुत बड़ा भारत बहुत और स्वयं बहुत बड़ी। आवाज साफ नहीं आ रही है थोड़ी। जी अपनी बात अगर आप दोहरा दें, एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए सर अपनी बात। आवाज साफ नहीं आ रही है जी। आज अजीत जी हमारे बीच है। ये महाराष्ट्र बहुत बड़ी, ये बहुत ही हमारे सबके एक बड़ा कि जो हमारे टीम काम किया है और हम करता एक टीम बनकर हम और हमारी टीम बहुत बड़ा सहयोग जो फाइनेंस कई विभाग उन्होंने हर जानकारी एक धोखाभिमुख मशीनरी और एक समय का पक्का और जवान हमने क्या है उनके पास होने वाला काम वो करते। बिल्कुल शिंदे जी, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। सर, आवाज़ में बहुत दिक्कत है। जितनी मुझे जानकारी, एकनाथ शिंदे दरअसल मुंबई से बारामती के लिए निकले हुए हैं और शायद रास्ते में हैं, इसी वजह से आवाज़ जो है उनकी वो बहुत साफ नहीं आ पा रही है। लेकिन जितना मैं समझ पाई कि एक टीम की तरह काम कर रहे थे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार, और ऐसे में अपने टीम के एक मजबूत स्तंभ का यूं चले जाना, पूरी जो टीम है वो हिल के रखी गई है। अगर मैं ये कह रही हूँ तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा भी इस वक्त मौजूद हैं। मेघा, महाराष्ट्र सरकार और उस महाराष्ट्र सरकार के 3 स्तंभ के तौर पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार, और ऐसे में अजीत पवार का यूं अचानक से चले जाना वाकई में महाराष्ट्र सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा इस शौक से उबरना। इस बीच ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो एम्बुलेंस देख रहे हैं आप, और वो एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है और वहां पर समर्थकों की भीड़ मौजूद है। ये बारामती के अस्पताल से जो शव है अजीत पवार का, उसको लेकर ये एम्बुलेंस निकली है क्या? इस पर डिटेल्स और जैसे आएंगी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है कि यही वो एम्बुलेंस है जिसपे अजीत पवार का जो शव है बारामती के अस्पताल से अब वो उनके घर तक लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं और सिर्फ बारामती नहीं बल्कि
अलग अलग इलाकों से यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। खासतौर से पूरा का पूरा बारामती इस वक्त सड़क पर उतर आया है अजीत दादा पवार की एक झलक पाने के लिए। ये दुख की घड़ी है पवार परिवार के साथ। इस समय पूरा बारामती अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। किस तरीके का कद, किस तरीके की ये देखिए किस तरीके से वो एम्बुलेंस जो है उसका जो दरवाज़ा है पीछे का वो खोला जा रहा है और इसी एम्बुलेंस में शव रखा हुआ है जितना मैं समझ पा रही हूँ। और वहाँ जो लोग हैं वो दरअसल शायद दर्शन एक बार करना चाह रहे हैं और इसी वजह से हुजूम इतना ज़्यादा है कि वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि वो जन सैलाब जिसको कहते हैं ना, वो पूरा का पूरा जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा हुआ है। आगे पीछे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ऐसे में पूरी एम्बुलेंस यहाँ पर लोगों के इस सैलाब में घिरी हुई नजर आ रही है। फिलहाल पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितना इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बहुत मुमकिन है कि शव जो है वो इसी एम्बुलेंस में है। मेघा, जो जानकारी आ रही है अभी रुमाना, उसके हिसाब से पहले तो जो भी इन लोगों को मलबे में मिला था, क्योंकि जिस तरीके से क्षति हुई है पहचानना भी मुश्किल था कौन किसका शव है, उसे अस्पताल लाया गया था। अब कुछ और तैयारी की जा रही है, मगर ये जानकारी के लिए हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। जब तक ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मैं आपको ये पढ़ देना चाहती हूँ जो पहली प्रतिक्रिया ठाकरे परिवार से आई है और मैं पढ़ना चाहती हूँ दर्शकों के लिए। जब तक ये तस्वीर हम दिखा सकते हैं अपने स्क्रीन्स पे, राज ठाकरे ने ये अब एक्स पर डाला है और मैं पढ़ रही हूँ वो क्या कह रहे हैं। उसका ट्रांसलेशन उन्होंने मराठी में ये ट्वीट डाला है। उसका ट्रांसलेशन ये है कि मेरे मित्र और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक महान नेता खो दिया है। अजीत पवार और राजनीति में मेरा प्रवेश कुछ हद तक एक ही काल में हुआ, यानी हमारा परिचय बहुत बाद में हुआ, लेकिन अजीत पवार ने राजनीति के प्रति अपार प्रेम के इस एक गुण के बल पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी छलांग लगाई। यद्यपि अजीत पवार साहब के अधीन गठित एक नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई और यह पहचान महाराष्ट्र के हर कोने में प्रभावित हुई। वह प्रशासन पर सटीक पकड़ रखने वाले और किसी समस्या को हल करते समय फाइनल से छुटकारा पाने के बारे में सटीक ज्ञान रखने वाले नेता थे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र ने ऐसे एक नेता को खोया है। उस समय खोया जब प्रशासन शासकों से श्रेष्ठ नेता में ये एक थे। अजीत पवार बेहद मुखर थे। यदि कोई काम नहीं होता तो वो अपने सामने ही यह बात कह देते थे कि यदि ऐसा होने वाला होता तो वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। अपने आप को वादों से घेरना उनका स्वभाव नहीं था। मैंने राजनीति में असभ्य और मुखर होने की कीमत भी अनुभव की है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अजीत पवार को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी होगी। अजीत पवार के बारे में एक और विशेषता जो मुझे पसंद है वो ये है कि वो बिल्कुल भी जातिवादी नहीं थे और उनकी राजनीति में जातिवाद का कोई स्थान नहीं था। वर्तमान राजनीति में ऐसा नेता बहुत कम है जो जाति पर विचार किए बिना राजनीति करने का साहस दिखाता है। ये निश्चित है कि अजीत पवार इसके अग्रदूत थे। राजनीति में विपक्ष राजनीतिक है, ये व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में ऐसे नेताओं की संख्या कम हो रही है जो जानते हैं कि एक दूसरे की तीखी आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। राजनीति के कट्टर विरोधी का एक के बाद एक जाना महाराष्ट्र की महान राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। मैं और मेरा परिवार महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये बड़ी क्षति की घड़ी है। और इस बीच ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ, जो बात हम आपको पहले बता रहे थे, ये अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है उसको अस्पताल से लेकर जाया जा रहा है और उनके जो बारामती में आवास है वहां पर लेकर जाने की तैयारी है। देखिए, अपुष्ट खबरें ये बता रही हैं जिसका जिक्र अभी हमारी सहयोगी मेघा भी कर रही थी, क्योंकि बहुत ही भयावह ये हादसा था और ऐसे में शवों की शिनाख्त करना भी मुश्किल था। अजीत पवार के हाथ में जो घड़ी बंधी हुई थी, बताया जा रहा है कि अजीत पवार के हाथ में जो घड़ी बंधी हुई थी उस घड़ी के आधार पर अजीत पवार की शिनाख्त हो पाई है। और इस बीच जब हादसा हुआ है उस वक्त की ये सीसीटीवी की तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सीसीटीवी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे धुएं का गुबार उठता हुआ। इसी जगह पर वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अचानक से आप देखेंगे इन तस्वीरों में पीछे की तरफ आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा। जरा नजर आसमान पर बनाकर रखिए।
और ये सीसीटीवी की तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो वो विमान गिरा जमीन पर और कैसा धमाका हुआ, कैसे वो आग का गोला और उसके बाद पीछे काले घने धुएं का गुबार भी उठा है, वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। क्योंकि सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, ऐसे में बहुत फोकस करके वो विमान तो अभी आसमान में नजर नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो विमान बहुत तेजी से नीचे जमीन पर आकर गिरा, टकराया जब जमीन पर तो आग का गोला एक पहले उठता है ऊपर और उसके बाद वो धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है। ये देखिए, आग का गोला और साथ ही वो धुएं का गुबार। एबीपी न्यूज के एडिटर वेस्ट एंड साउथ रीजन गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा गणेश से ही जान लेते हैं। गणेश, ये सीसीटीवी की तस्वीरें अब आ गई हैं और इसमें साफ नजर आ रहा है कैसे एकदम से ये विमान आकर जमीन से टकराया होगा और फिर वो आग का गोला जो इस सीसीटीवी तस्वीर में सामने नजर आ रहा है। गणेश जी बिल्कुल, जहां ये क्रैश लैंड स्पॉट है उससे कुछ दूरी पर एक होटल है, उसका एक सीसीटीवी फुटेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्रैश लैंडिंग के बाद अचानक से आग का एक गोला बड़ा सा आप उस तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये फ्यूल टैंक में जो फ्यूल था, उस फ्यूल की वजह से हर बार क्रैश जब होता है तो इसी फ्यूल की वजह से आग पकड़ लेती है या क्रैश लैंडिंग के बाद में वहां पर एक तरह से धमाका होता है। तो इस फुटेज में भी दिख रहा है कि कुछ सेकंड्स में ही लैंड होने या क्रैश लैंड करने के बाद में ये पूरा विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। आग का गोला, एक गुब्बारा वहां पर देखने हम सबको मिला और इसी वजह से इसमें सवार कोई भी यात्री बच नहीं पाया या उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तो कुछ सेकंड्स में ये पूरा हादसा हो गया। और भी सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठा किए जा रहे हैं, प्रशासन देख रही है, महाराष्ट्र पुलिस और जो इंटेलिजेंस विंग है महाराष्ट्र पुलिस की वो भी अब छानबीन कर रही है। जो एविएशन कंपनी है उसके यहाँ पर भी टीम पहुंची है। जो लॉग होता है वो लॉग मेंटेनेंस लॉग देखा जा रहा है, तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि कोई नेग्लिजेंस है या नहीं है। अगर नेग्लिजेंस होगा तो उसी मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, केस दर्ज किया जाएगा। और इसीलिए अब कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, देखिए, क्योंकि गणेश ठाकुर भी मुंबई से बारामती की तरफ आगे जा रहे हैं और सड़क रास्ते में वहां पर कुछ ऐसे पैचेस है जहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है। इस बीच ये जरा सीसीटीवी की तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वो हादसे के वक्त की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सामने सब कुछ सामान्य, अचानक से आपको जमीन से ये आग का गोला उठता हुआ नजर आएगा और साथ ही उसके पीछे पीछे ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आएगा। चश्मदीद बिल्कुल यही बता रहे थे कि विमान अचानक से आकर गिरा और बहुत तेज आग लगी। चश्मदीद ये भी बता रहे थे कि उसके बाद कई धमाके भी यहाँ पर एक के बाद एक सुनाई दिए हैं, वो विस्फोट से होते चले गए हैं और वो आग कितनी ज्यादा थी उसका अंदाजा, हादसा कितना भीषण रहा होगा इसका अंदाजा ये सीसीटीवी की तस्वीरें देखकर आप लगा सकते हैं। इसीलिए तो बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। और समय भी आप देख रहे हैं, दिन बुधवार है और समय 8:46। ये सीसीटीवी में क्योंकि समय भी रिकॉर्ड होता रहता है तो वो समय भी आप देख पा रहे हैं, 8:46 का समय है। और यही हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि साहब 8:43 के आसपास ये जो विमान है ये सेकेंड अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। सेकेंड अप्रोच लैंडिंग के लिए मतलब कि एक बार पहले ये लैंड करने की कोशिश करी इसने, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाया तो इसने दोबारा पूरा गोल चक्कर काटकर दोबारा से लैंड करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल बारामती एयरपोर्ट के ये नजदीक पहुंचा हुआ था, लेकिन उस समय ये विमान लैंड नहीं कर पाया। अच्छा, ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ हैं क्या लगातार इस खबर को लेकर? गणेश, ये सीसीटीवी में अगर इतनी दूर की तस्वीरें कैद हो पा रही हैं तो एक चीज तो साफ है कि मौसम भी खुला हुआ है और कोहरा भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। गणेश ठाकुर जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात, रोमाना आपने सही बात कही है यहाँ पे कि होते या विजुअली अप्रोच करने में दिक्कत आती तो संभवतः यहाँ पर ये सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें साफ नहीं हो पाती या कैद नहीं हो पाती। लेकिन कुछ डिस्टेंस पे ये परिसर है जहाँ का सीसीटीवी कैमरा ने हासिल किया है, उसका फुटेज हासिल किया है, तो ये बताता है कि विजुअली एयर स्ट्रिप पे लैंडिंग करने के लिए लगता है कि सही थी और इसी वजह से पायलट ने सेकंड अप्रोच किया था। लेकिन फर्स्ट अप्रोच के टाइम पे लूप और आग या बड़ा घुमाव क्यों लिया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और सेकंड अप्रोच के टाइम पे क्या बात है, जैसे हम बता रहे थे कि ये एयर स्ट्रिप में, ये टेबल टॉप रनवे है। देखिए, टेबल टॉप रनवे में हमेशा ये दिक्कत आती है कि अगर आप कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, उस पर अगर सही कोऑर्डिनेट्स पे आप लैंड नहीं करते हैं तो आप शायद रनवे जंप कर जाते हैं या उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो टेबल टॉप रनवे की एक दिक्कत थी, यहाँ पे ILS नहीं था,
जो इंस्ट्रूमेंट होता है, लैंडिंग सिस्टम जिसको आप कहते हैं, तो उस वजह से मैन्युअली पायलट को सारी चीजें करनी पड़ी थी। और मैनुअल अप्रोच में कई बार अगर कुछ गड़बड़ आ गई या प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुआ तो दिक्कत आती है। हमारे कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये जो हम नीला शेड देख सकते हैं वो बारामती एयरपोर्ट का है। वहां पर पायलट ने विमान लैंड करने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुई। उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर ये विमान यहां पर आकर अपघातग्रस्त हुआ है। यहां पर पूरी तरीके से ये जो इलाका है वो किसानी का इलाका है। यहाँ पर हम खेत देख सकते हैं, गन्ने के खेत है और यहाँ पर कई सारे पेड़ और बाकी चीजें हम देख सकते हैं। एक ढलान सी है जमीन को और इस जगह पर आकर यह विमान अपघातग्रस्त हुआ है। इस अपघात में यह विमान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विमान के अंदर जो कागजात थे अजीत पवार के साथ जो उनके लोग प्रवास कर रहे थे वो कागजात यहां पर हमको सही सलामत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शायद यह हो सकता है कि विमान पहले यहां पर टकराने के बाद उसके 2 टुकड़े हुए हैं और इस वजह से ये जो कागजात है वो बाहर आ गए हैं। लेकिन बाकी का जो विमान है वो पूरी तरीके से जलकर यहां पर खाक हो चुका है। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गुंजारी, एबीपी न्यूज, बारामती। देखिए, मंदार गुंजारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे और मंदार गुंजारी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है इस विमान के 2 टुकड़े हुए हो, तो वो जो सितंबर 2023 में यही मॉडल का विमान था जो मुंबई के रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसके साथ भी यही हुआ था। वो विमान भी 2 टुकड़ों में टूट गया था। गनीमत ये रही थी कि तब किसी की जान नहीं गई थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं हम और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर जो पवार परिवार के लोग हैं वो बारामती पहुंचे हैं। इन तस्वीरों को देखकर मैं ये अंदाजा लगा रही हूं। देखिए, बहुत दूर से ये तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल जो घटनास्थल है वहां पर भी लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ आगे, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपनी सुरक्षा घेरे में ले रखा है। वहीं दूसरी तरफ जो बारामती का अस्पताल है जहां शव रखा गया है अजीत पवार का, वो शव अब बारामती अस्पताल से लेकर रोहित पवार पहुंचे थे यहाँ अस्पताल, वो घर के लिए निकल रहे हैं और वहां पर हुजूम देखिए आप किस तरीके से, कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हुजूम वहां पर बना हुआ है। इंतजार किया जा रहा है कि परिवार के अन्य सदस्य बारामती पहुंचे, जिसमें शरद पवार वो मुंबई से सड़क के रास्ते बारामती के लिए निकले हुए हैं। इसके अलावा सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार और साथ ही पार्थ पवार, ये लोग दिल्ली से निकले हैं बारामती के लिए। तो परिवार के लोग बारामती पहुंचेंगे और उसके बाद ही आगे क्या करना है, किस तरीके से अजीत दादा पवार को विदाई देनी है, क्योंकि वहां जो कार्यकर्ता हैं, बारामती के जो लोग हैं जिनके लिए अजीत पवार कोई गैर नहीं, कोई दूर के बड़े नेता नहीं, अपने घर के लड़के की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह जो बारामती अजीत पवार को जानता और देखता था, वो आखिरी विदाई अजीत पवार को जरूर देना चाहेगा। और इसीलिए वहां पर जो तैयारियां हैं अंतिम विदाई की, वो किस रूप में अंजाम दी जाएंगी, इसको लेकर आखिरी फैसला परिवार के साथ सहमति बनाकर ही लिया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, ये लोग भी मुंबई से निकल गए हैं, रास्ते में हैं, बारामती पहुंच रहे हैं। परिवार के साथ जो भी सहमति बनेगी उसके बाद अजीत दादा पवार को कब अंतिम विदाई दी जाएगी, क्योंकि सिटिंग डिप्टी सीएम है और ऐसे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जाएगा, तो उसकी जो सारे इंतजाम हैं जाहिर सी बात है वो सरकार को देखने होंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीर आपके सामने, एक तो वो नया सीसीटीवी का जो वीडियो सामने आया है जिसमें हादसा जब हुआ उस वक्त की तस्वीर कैद हो गई है। वो विमान जब जमीन से आकर टकराया होगा और जमीन से आकर टकराने के बाद जब विमान आग का गोला बना होगा तो वो आग का गोला आसमान में उठता हुआ आप देख रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बारामती विमान हादसे की जांच को लेकर बड़ी खबर, एआईबी की टीम जांच के लिए बारामती रवाना हो गई है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुई एआईबी की टीम, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की यह टीम है, दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हुई है और इसी टीम के जिम्मे इस पूरे हादसे की जांच आई है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गई है AAIB की टीम। यह हादसा क्यों हुआ, यह हादसा कैसे हुआ, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था, यह हादसा मानवीय चूक की वजह से हुआ या फिर यह हादसा किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने इस विमान हादसे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विमान हादसे की जांच कराई जाए, ये मांग ममता बनर्जी कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमें किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। अजीत पवार अपनी पुरानी पार्टी में लौटने वाले थे, देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, देखिए इस बयान के जरिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं किसी साजिश की ओर इशारा करते हुए अपने इस बयान के जरिए सुनाई पड़ रही हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान देकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गणेश ठाकुर संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। जी देखिए, लेकिन सैबोटाज की बात शुरुआत में भी कुछ लोग जताने की कोशिश कर रहे थे, उसको फिलहाल के लिए तो रूल आउट किया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, जब हादसा किस वजह से हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन राजनीति है, राजनीति में ऐसे समय में भी राजनीति करना अब कितना जायज है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो है कि सैबोटाज वाला एंगल फिलहाल कोई प्रूव नहीं कर रहा है। जो भी है वो हादसे के हिसाब से पूरी चीजें हो रही हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा। आप सही कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा, लेकिन इस दुखद घड़ी में मेघा, जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से ये आशंका जता दी जाती है और सिर्फ अजीत पवार का निधन, उनका जाना ही नहीं, ममता बनर्जी ये जो कह रही है ना कि देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो इससे तो यही समझ में आएगा कि ममता बनर्जी ये मौका भी नहीं चूक रही हैं घेरने को अपने पॉलिटिकल विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को। जी बिल्कुल, और अगर ठीक से इस बात को या उनके इस बयान को समझा जाए रोमाना, तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरफ इशारा कर रही हैं। ये इस बात की इशारा कर रही हैं कि उस दिन जब रेड हुआ और वो दौड़ते भागते पहुंची आईपैक के घर पे, इनफैक्ट प्रतीक जैन के घर पे पहुंची और दफ्तर आईपैक के पहुंची और खुद फाइल लेकर वहां से निकली, तभी उन्होंने कहा था, और तब से उनके दोस्त जितने हैं, कल अखिलेश यादव भी वहाँ थे, उन्होंने भी यही कहा कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हराने की कोशिश करती है, ममता बनर्जी ये लड़ाई लड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो तार जोड़ने की कोशिश करी कि कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत आसान होता है रोमाना, देखिए राजनीति खेलना और इस तरीके के बयान देना। आप बताइए, अगर वो मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़े पद पे बैठी हैं, इस तरीके का बयान दे रही हैं, तो कुछ ना कुछ उनके पास होना चाहिए ना सबूत, जिसके बेसिस पे ऐसा बयान दे रही हैं। हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार से बात कर रहे हैं, DGCA से बात कर रहे हैं, AAIB की टीम निकल गई है रोमाना। तो AAIB की टीम क्यों निकलती है? AAIB की टीम इसलिए जाती है कि हर मामले पर, हर पहलू पर उस पूरी घटना की जांच हो, और ये भी जांच के ही दायरे में आएगा कि क्या कोई सैबोटाज था या नहीं था। वहां की सरकार के लिए, वहां की पुलिस के लिए, वहां के प्रशासन के लिए ये कहना या नहीं कहना अभी कोई मायने नहीं रखता है रोमाना कि वह सैबोटाज था या नहीं था। ये सब जांच का विषय है। वो ब्लैक बॉक्स में क्या बातें दर्ज है, कहां क्या आई विटनेस आपको बता रहे हैं, क्या वहां एविडेंस मिलेंगे। मे डे का कॉल दिया गया था, ये बात क्लियर है। और देखिए, जैसे आपने बहुत सटीक तरीके से इस बात को पकड़ा रोमाना कि जो हमने अभी विजुअल्स दिखाए हैं उसमें तो कोई धुंध नहीं दिख रहा था, जो सुबह से कही जा रही थी कि शायद धुंध था, वहां पे कोहरा था, इनविजिबिलिटी नहीं थी, टेबल टॉप रनवे है, 2 बार लैंडिंग की कोशिश की गई, लैंड नहीं कर सका। और जो लोगों ने देखा, उन्होंने वो जब हवा में इस एयरक्राफ्ट को देखे, वो खुद ही कैमरा पे कह रहे कि हमें लग रहा था बस अब गिरने वाला, और वो गिर गया। तो क्या हुआ? कोई तकनीकी परेशानी थी ना इस एयरक्राफ्ट में? यही तो सवाल है कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसी की तस्वीर साफ हो पाएगी जब जांच होगी। और जांच के लिए AAIB की टीम दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गई है। इस बीच लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार पहुंच गए हैं बारामती, परिवार के साथ शरद पवार बारामती पहुंचे हैं। मुंबई में शरद पवार थे जब ये दुखद खबर उनको मिली है कि अजीत पवार का हवाई हादसे में निधन हो गया है। क्रैश लैंडिंग विमान की हुई जिसमें अजीत पवार
सफर कर रहे थे, मुंबई से बारामती पहुंचने वाले थे और अब जब पहुंचे हैं शरद पवार तो वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे वहां मौजूद अधिकारियों से कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। उसी की जानकारी देखिए, कैसे वो विमान, मराठी में वो उनको बता रहे हैं कि कैसे वो विमान उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ होगा। वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी समझ के हिसाब से शरद पवार को बता रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ होगा, कहां यह हादसा हुआ होगा, कितने फासले पर यह हादसा हुआ। शरद पवार जब यहां पर उतरे बारामती में, जो कि छोटा रनवे है, जैसा कि हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर बता रहे थे कि रनवे छोटा है, ये टेबल टॉप रनवे है और यहां पर जब आप लैंड करते हैं तो बहुत ही आपको सावधानी के साथ यहां पर लैंड करना होता है, वरना तो कोई हादसा हो सकता है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। और ऐसे में यहां लैंडिंग के वक्त क्या दिक्कत आई होगी ये तो अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल शरद पवार बारामती पहुंच गए हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के बारामती पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ शरद पवार बारामती पहुंचे। शरद पवार अब घर जाएंगे और वहीं पर शव लाया जाएगा। अजीत पवार का शव फिलहाल जो बारामती के अस्पताल में रखा हुआ है, मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा लगातार बनी हुई है। मेघा, यकीनन शरद पवार के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल वक्त होगा। परिवार में अपना एक प्रिय अनुज भतीजा छोटा वो चला गया और साथ ही आने वाले समय में जो चर्चाएं चल रही थी कि पार्टी भी साथ आ जाएगी, बहुत दिन तक ये अलगाव चाचा भतीजे का सियासी तौर पर भी नहीं चलने वाला, उस पर भी विराम लगने वाला था। तो इस लिहाज से भी जिम्मेदारी एक बार फिर बुजुर्ग कंधों पर शरद पवार के। मेघा जी बिल्कुल रुमाना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अजीत पवार के अभाव में, ऐसी स्थिति में जब अजीत पवार का निधन इस तरीके से हुआ है, हादसे में हुआ है, ये शौक से तो पहले परिवार को बाहर निकलने में ही समय लगेगा। आप देखिए पूरा परिवार, अजीत पवार, शरद पवार का पूरा परिवार अब आपको दिख रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि कुछ ही समय में सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, ये सब लोग पहुँचेंगे वहाँ पर। शरद पवार जी पहुँच चुके हैं वहाँ, सड़क के मार्ग से निकले थे वो सुबह, जैसे ही खबर आई थी मुंबई अपने निवास स्थान से वो निकले थे और वो बारामती पहुंच गए हैं। बाकी परिवारजन अब थोड़े समय में आएंगे। तो जो मैं कह रही थी रुमाना, परिवार के लिए इतनी बड़ी क्षति, इतना ये इस तरीके का हादसे में अजीत पवार का चले जाना, देखिए टॉर्च बेरर्स जिसे कहा जाता है परिवार का और पार्टी का, ये दोनों, ये परिवार के भी, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ आप बेहतर बता पाएंगे। प्रतिभाताई पवार हैं, शरद पवार की पत्नी है ना, ये जो उनके साथ वहां पर पहुंची है, तो ये प्रतिभाताई पवार को आप देख रहे हैं, शरद पवार की पत्नी है। ये मुंबई से दोनों पति पत्नी एक साथ चार्टर्ड विमान में बारामती पहुंच गए हैं और अब वो गाड़ी का इंतजार हो रहा है। देखिए उसमें प्रतिभाताई पवार भी सवार होंगी और अब ये लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और क्योंकि दोनों अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि शरद पवार जो है पहले जो पार्टी दफ्तर है वो वहां पर गए हों। और आप प्रतिभाताई पवार को देख रहे हैं जो शरद पवार के साथ अभी अभी बारामती पहुंची हैं, हो सकता है वो घर के लिए निकले, इसीलिए दोनों अलग अलग गाड़ियों में यहां से जाते हुए। ये प्रतिभाताई पवार, शरद पवार की पत्नी। जरा सोचिए, अपना इंसान परिवार समझकर अगर सोचे इस तरीके के हादसे को, तो कितने दुख में इस वक्त ये पूरा परिवार घिरा होगा। मतलब ये वो परिवार के बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अजीत पवार को बड़ा होते हुए देखा होगा, अपनी गोद में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं अजीत पवार को खिलाया होगा, और आज वही अपने परिवार का बेटा यूं अचानक ऐसे दर्दनाक हादसे में चला गया। वो जो शॉक वैल्यू है ना, जो हादसों में हमेशा होती है, वो बहुत पीड़ादायी होती है, वो बहुत कष्टदायक होती है। मतलब किसने सोचा था, आज तारीख 28 जनवरी है, अजीत पवार कल तक मुंबई में थे, अपने काम के लिए निकले थे, आज दिन भर उनको यहाँ बारामती के अंदर एक के बाद एक सभाएं करनी थी, जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए उनको प्रचार करना था। और ऐसे में अचानक से, इससे पहले बारामती में अपना कदम रख पाते, उनका विमान यहीं बारामती में क्रैश हो गया है। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तुलसीदास भोइटे जी भी मौजूद हैं। तुलसीदास भोइटे जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ कि साहब अपने परिवार को आप रखकर सोचिए ज़रा ऐसी जगह पर कि वो बच्चा जिसको आपने अपनी गोद में खिलाया हो, एक तरीके से जिसको आपने ये मान लिया हो अब कि हाँ यही मेरी सियासत का वारिस आगे बनेगा, कमान इसी के हाथ में रहेगी, और उसके साथ वो सियासी दूरियां भी अब मिटने वाली हों, वही यूं अचानक से अगर चला जाए तो फिर गम तो बड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ना कि शरद पवार वैसे तो इस देश के क्राइसिस मैनेजर माने जाते हैं। आप याद कीजिए मुंबई में जब दंगा हुआ था, मुंबई में जब बम धमाके हुए थे, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जब भूकंप हुआ था, यही नहीं जब मोदी जी गुजरात में थे तब भी वहां पे जब भूकंप हुआ था, शरद पवार
हर क्राइसिस के समय पार्टी देखे बगैर देश के लिए खड़े रहने वाले क्राइसिस मैनेजर। अब उनके अपने परिवार में जो मौत हुई, आपने सही बयां किया, क्या उन पर गुजर रही है। फिर भी वो प्लेन से उतरने के बाद जिस तरह से जानकारी लेते दिखाई दिए, वैसे उनकी बात तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने हाथों के इशारे बता रहे थे कि वो किस तरह से प्लेन नीचे आया, नोज की तरफ से नीचे आया, उस बारे में पूछ रहे थे। अभी भी देखिए, अब का दिन तो बिल्कुल राजनीति की बात करने का नहीं है, लेकिन जब वो अपनी विरासत को साथ, दोनों को, सुप्रिया जी को, अजित पवार को, दोनों धड़ों को साथ में आकर आगे की राजनीति का पूरी रणनीति बना रहे होंगे, तभी ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है। और किस तरह से अब इस क्राइसिस से, अपने परिवार में हुए इस क्राइसिस से, अपने पार्टी के साथ हुए इस से, इतना ही नहीं, उनकी अपनी राजनीतिक विरासत से हुए इस क्राइसिस से किस तरह से वो सामना करके आगे जाएंगे, वो काफी देखने वाली बात होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाकई में बेहद संकट की घड़ी ये पवार परिवार के लिए और पवार की पार्टी एनसीपी के लिए। सवाल मेरा एक और है, अभी कुछ देर पहले जो हम बता रहे थे वो ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो ट्वीट किया गया है और वो कह रही हैं कि साहब देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये तो चाचा भतीजा साथ आने वाले थे, ऐसे में अचानक से ये हादसा कैसा हो गया, इस मामले की जाँच कराई जाए। तो अगर कोई इस तरीके की आशंका करता है या रखता है लोगों के बीच जाकर, क्या कहा जाएगा? पश्चिम बंगाल की हैं, बंगाल की राजनीति के हिसाब से ही शायद अपनी सोच आगे बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की जो सियासत का मिजाज है शायद उसको नहीं समझ पा रही है ममता बनर्जी, इसी वजह से इस तरीके का आकलन इस पूरी घटना को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है क्या? तुलसीदास जी। देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि ममता बनर्जी ने जो मांग की हुई है, जो आशंका जताई है, वो उनके अपनी राजनीति के लिए ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जब गोपीनाथ मुंडे जी का देहांत तो हुआ, दिल्ली में हुआ, उस समय भी चर्चा तो हुई, लेकिन आरोप इस तरह से खुलकर किसी ने उस तरह से नहीं लगाया। यही बात अगर मैं करूं, अब नितिन सातपुते नाम के एक वकील ने जांच की मांग की है, उस विमान कंपनी के जांच की मांग की है, किस तरह से दुर्घटना हुई उसकी मांग की है, लेकिन अजित पवार जी की जो मौत हुई है, जिस तरह से विमान दुर्घटना में मौत हुई है, उसको लेकर किसी भी तरह की राजनीतिक कोई साजिश या इस तरह के बात सामने अभी तक किसी ने साफ तौर पर, किसी राजनीतिक शख्स ने उस तरह का आरोप तो नहीं लगाया है। लेकिन कुछ बयान आने लगे हैं तुलसीदास जी, लेकिन कुछ बयान आने लगे हैं और इसमें महाराष्ट्र की सियासत में जाना माना नाम है अरविंद सावंत का, जो शिवसेना उद्धव गुट है उसके सांसद हैं, उनकी तरफ से भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो जरा सुना देते हैं दर्शकों को। इतनी बड़ी आग कैसे लगती है कि पूरा, अभी मैंने जब तस्वीर देखी तो पूरा एकदम पूरा राख हुआ, बेचिराग जो शब्द है ना, वैसे राख हुआ। बिल्कुल। अब इसकी मैं बहुत सीबीआई हो, जो भी एजेंसी उसकी बहुत गंभीरता से जांच कर। तब आप कह रहे हैं गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी चाहिए। भाई किसी पार्टी में छोड़ो, राज्य जी एक धाड़सी व्यक्तित्व था, ताकड़ थे, जवान दी, पारदर्शी थी, जवान की तो काम करने वाले। तो आप कह रहे हैं जो तस्वीरें देखी हैं उसको देख करके आपको लग रहा है कि इस मामले में जांच तो इतना तो नहीं हो सकता, ये कब छूटा है जी, खुद भी सकते। देखिए, बहुत खुलकर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन मेघा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं आशंका जरूर यहां पर खड़ी करने की कोशिश किया जा रहा है, इस बात पर जोर देते हुए कि आखिर इतनी बड़ी आग कैसे लग गई, जिसका जिक्र अभी अरविंद सावंत अपने बयान में कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि ये जो हादसा हुआ है, अजीत पवार जिस तरीके से अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है, महाराष्ट्र में जो गठबंधन के समीकरण है सीधे उस पर प्रभाव इसका पड़ेगा, आपको लगता है? बहुत बड़ा प्रभाव रोमाना जो पड़ने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति पर। जैसे मैं सुबह से कह रही हूँ कि दिल भी नहीं हो रहा है कि आज इस बात पर कुछ बहस की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज ऐसा दिन है जहाँ लोग इस बात से ही नहीं उभर पा रहे हैं कि सुबह ऐसा हादसा हो गया, जिस हादसे में अजीत पवार जैसे नेता की जान चली गई, और वो भी इस तरीके से गई है कि उनका शव भी पहचान में आना मुश्किल हो गया था। और जैसा हम खबरें बता रहे हैं कि जो घड़ी वो पहनते थे, बड़ी यूनिक सी घड़ी वो पहनते थे, उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना, लोगों के ऊपर कुछ निशानियां होती हैं जिससे आप उनको हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं। उनकी घड़ी एक बड़ी प्रमुख निशानी होती थी हमेशा, और पार्टी की भी सिंबल घड़ी
और उसी घड़ी से उनकी आज पहचान की गई है। रोमाना, बहुत ही दुखद समय सिर्फ परिवार के लिए नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। और जहां ये हादसा हुआ बारामती जो उनका घर, बारामती जो उनका गढ़, बारामती जहां से राजनीति ये पूरा परिवार करता है, बारामती जिसे हम पवार परिवार से सिनोनिमस ही मानते हैं, वहीं जाकर ये हादसा होना, तो समझिए जहां अगर मुझे लगता है कि कभी अजीत पवार जी से अगर पूछा गया होगा या मन में उनके ये बात ज़रूर होगी कि आखिरी समय में बारामती में ही रहूं, और ये एक्सीडेंट भी बारामती में ही जाकर होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हाँ, आज राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है ये तो कल परसों तरसों बहुत वक्त है रोमाना इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। मगर हाँ, अगर आप सवाल ये पूछ रही हैं तो ये बात भी कहना लाजमी होगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक अस्थिरता की स्थिति बन तो गई है, क्योंकि ये सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे। अब इनकी जगह कौन लेगा? किसी ना किसी को तो इनकी जगह लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रही है। जरा तुलसीदास गोइटे जी का रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की कोलिशन पॉलिटिक्स में अब ये जिस तरीके का एक वॉइड कह लीजिए आप, जो ये वैक्यूम सा अब बना है, क्योंकि सिटिंग डेप्यूटी सीएम और उनका यूं आकस्मिक निधन हो जाना, इसके बाद अब तस्वीर कैसे बदलेगी महाराष्ट्र सरकार की? आपको क्या लगता है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो धड़ा अजित पवार के नेतृत्व में कार्यरत था वो तो इस महायुति, जो इंडिया को यहाँ पे महायुति कहा जाता है, उनके साथ ही रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अजित पवार की जगह लेने के लिए कौन सा नेता सामने आ सकता है और जिम्मेदारी लेने के लिए। इस स्थिति में जो पिछले कुछ महीनों से अजित पवार ने स्वयं एक कोशिश की थी कि अपने चाचा शरद पवार के धड़े के साथ में आकर उन्होंने चुनाव भी साथ में लड़े, तो उस तरह की कोशिश होकर कुछ और नाम, उनके परिवार का ये अपना नाम जैसे सुप्रिया सुले है या कोई और सामने आ सकता है, एक गुंजाइश है। तुलसीदास गोइटे जी, ये तो अब नजर आ रहा है ना कि साहब वो जो बिखरी हुई एनसीपी थी वो दो धड़े क्यों बने थे? क्योंकि एक तरफ चाचा शरद पवार और दूसरी तरफ अजीत पवार। अब अगर अजीत पवार नहीं रहे तो फिर वो एनसीपी दो फाड़, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ऐसे में क्या यहां से तय माना जाए कि एनसीपी अब एक ही होगी? ये कम से कम नजर आ रहा है, ये कहा जा सकता है क्या? या फिर जो अजीत पवार वाला धड़ा है उसके अंदर कुछ बिखराव देखने के लिए मिलेगा? मतलब अब वो एक वोलेटिलिटी जो महाराष्ट्र की नीति में होगी एनसीपी की वजह से। तुलसीदास जी, देखिए, ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि अजित पवार का जो धड़ा है उसमें से ज्यादातर लोग सत्ता के साथ रहने चाहते हैं अपने चुनाव क्षेत्र के कामों के लिए। उनका कोई उस तरह से नहीं था। अगर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और अभी दूसरी एनसीपी दोनों साथ में आ जाते हैं तो एक ताकत बनकर और इस पार्टी की ताकत महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे गठबंधन के 3 दलों में, महायुति के 3 दलों में जो चलते रहता है उसमें भी एकनाथ शिंदे की एग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जिस तरह से परेशान दिखाई देते हैं, उसको अगर ध्यान में लेकर हम सोचे तो अजित पवार की राष्ट्रवादी या जो एका होगा उसके बाद की अखंड राष्ट्रवादी जो बनेगी वो राष्ट्रवादी भाजपा की भी जरूरत होगी। ठीक है, मैं इसी पर मैं मेघा से भी जरा एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। यहाँ पर जो एआईबी की टीम है, दिल्ली से बारामती के लिए एक टीम निकली है इस पूरे हादसे की जांच करने के लिए। अब जानकारी ये मिल रही है कि एआईबी की एक टीम दिल्ली में जो वीएसआर कंपनी है उसके दफ्तर पर पहुंची है और इस पूरे हादसे की जानकारी जुटाई जा रही है। इसी वीएसआर कंपनी का वो लेयरजेट 45 XR सीरीज का विमान था जिस विमान में अजीत पवार सफर कर रहे थे, जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये वीएसआर वेंचर्स है, इसी वीएसआर वेंचर्स का ये विमान था। ये कंपनी ही ये विमान किराए पर चला रही थी, चार्टर्ड विमान था ये। वीएसआर वेंचर्स के मालिक कप्तान वीके सिंह कंपनी के दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर एआईबी की टीम पहुंची है इस हादसे के बाद जांच करने के लिए। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, यहाँ वीएसआर वेंचर्स एआईबी की टीम पहुंची है, वो कौन से सवालों के जवाब कंपनी से लेना चाहेगी ये टीम?
जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही यहाँ पर अगर मैं तस्वीरों के साथ साथ दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर VSR वेंचर का ऑफिस है दिल्ली के महिपालपुर में, और वहाँ पर AIB के जो इस वक्त टीम के 4 लोग पहुँचते हैं। पूरा जो इन्वेस्टिगेशन जो इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि और सबसे बड़े सवाल यही थे कि VSR वेंचर का सुबह जिस तरह से वो विमान जब क्रैश होता है उसके बाद से क्या कारण रहे हैं, और वो शुरुआती जाँच पहचानने के लिए ही यहाँ पर इस टीम को पहुँची, क्योंकि पहले भी 2023 में किस तरह से इसी VSR वेंचर्स का एक प्लेन क्रैश हो गया था, और उसके बाद अब सवाल बड़े थे क्या, क्योंकि जब हमने देखा था उस दौरान ऐसी कोई टीम हमें यहाँ पर नजर नहीं आई थी, लेकिन जब सवाल उठाए गए, ABP ने सवाल पूछा, तो यहाँ पर आज हमें इस तरह की टीम भी दिख रही है। अब पॉइंट लोकेशन पर भी वो टीम पहुंची है रोमाना जी, और उसके साथ यहाँ पर भी पहुंची, और इस वक्त क्या है मालिक अंदर मौजूद हैं, और जब वो बाहर से यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे थे और उनसे सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि विजिबिलिटी के कारण ऐसा हमें अंदेशा है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम भी पूरी जांच कर रहे हैं। जो टीम यहाँ पर पहुंची उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका यहाँ पर यह कहना था कि जो पायलट थे उनको 16,000 घंटे का इस वक्त एक्सपीरियंस था, और दूसरे जो पायलट थे उनको 1400 घंटे का एक्सपीरियंस था, यानी कि वो पायलट्स के नाम को लेकर वो पूरी जानकारी देते हुए यहाँ पर नजर आए। और इस वक्त पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि उस ऑफिस के बाहर जितने ये सारे गेट्स को बंद करके मीडिया को बाहर कर दिया गया है, और अब वो जांच की जा रही है। वो सरकार की वो एक हिस्सा AIB यहाँ पर ये पता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो शुरुआती डेटा क्या आया था, कौन से विमान, अगर जिस तरीके से ABP न्यूज़ अब लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि एक ही सीरीज का एक ही ऑपरेटर का अगर 2 साल के अंदर में 3 साल के अंदर में एक ही तरीके से वही लैंडिंग के दौरान इस तरह से हादसा होता है, तो क्या कोई तार तो नहीं जुड़े हैं। इन सभी चीज़ों की इस वक्त जांच की जाएगी, क्योंकि सवाल उठे हैं। क्योंकि रोमाना जी जिस तरह से वो सवाल ये है कि अगर 2023 में एक वही ऑपरेटर और एक वही उसी सीरीज का विमान और उसी तरीके से अगर क्रैश होता है, तो क्या सवाल ये नहीं होता है कि क्या वो मेंटेनेंस हुई थी, क्या वो जो रिपोर्ट्स पुरानी फ्लीट बाय फ्लीट एक जो जांच होनी चाहिए थी वो हुई थी, क्योंकि वो क्रैश होने के बाद भी बहुत सवाल उठे थे कि उस टाइम वो भी शायद अनफिट था, तो क्या वो फ्लीट अनफिट होने के बावजूद उसके साथ के सीरीज के विमान को उड़ने दिया गया, ये सवाल हैं। तो अब बहुत से सवाल हैं। अब वेंचर के ऑफिस में यहाँ पर जब टीम घुसी है, उनके कागजों को खंगाला जाएगा, उनके डेटा को खंगाला जाएगा, उनके पायलट से जब बातचीत की जाएगी, जो पायलट उड़ाते हैं, जो अभी इस वक्त इन चीज़ों को अच्छे से जानते समझते हैं, और जो एक ग्राउंड पे टीम्स होती हैं, उन सबसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर मेंटेनेंस को लेकर तो कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई कोताही तो नहीं बरती गई थी। और अब वो शुरुआती जो सवाल जो ABP न्यूज़ ने उठाए हैं, उनके जवाब यहाँ पर शायद हमें कुछ देर में मिलना शुरू होंगे। हालांकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन वो शुरुआती सवाल जो पूछे जाने जरूरी हैं, इन मालिकों से भी पूछे जाने जरूरी हैं कि अगर 2023 में ऐसा कुछ हुआ था तो क्या आपने अपनी इंटरनल कोई जांच शुरू की थी, क्या VSR वेंचर्स ने इस जो उनका इस वक्त सीरीज का विमान था उससे जुड़ी हुई जांच शुरू की थी, क्या DGCA ने इस पर आपको कुछ कहा था। बहुत से सवाल है एजेंसी लेकर यहाँ पर VSR वेंचर्स तक, और वो जो विमान बनाने वाली इस वक्त जो कंपनी है उस पर भी हैं, और यही वो सवाल इस वक्त जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से खास तौर पे जो चार्टर्ड विमान उड़ते हैं वो बहुत से इस वक्त खास तौर पे वरुण मैं ना आपके पास दोबारा आऊंगी, आप तब तक जरा ये जानकारियां निकालिए कि ये जो VSR वेंचर्स है ये कंपनी कब से काम कर रही है, कितना कुल फ्लीट इसके पास विमानों की है, और साथ ही ये वाला जो मॉडल था लेयरजेट 45XR सीरीज, इसके और कितने विमान इस कंपनी के पास अभी हैं। ये तमाम जानकारियां हैं आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच ये गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ बारामती की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल पुणे बारामती एरिया में घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम थी। AI के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ होगा। बारामती में एयर स्ट्रिप जो है वो बहुत छोटी है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं, मैनुअल विजुअल लैंडिंग करनी पड़ती है, और पहला प्रयास जब असफल रहा होगा तो दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश फिर की गई होगी। पायलट की तरफ से मेडे की कॉल दी गई। 100 फीट ऊंचाई पर बैलेंस विमान ने खोया, रनवे के किनारे विमान क्रैश हो गया। रनवे तक पहुंचने से पहले ही विमान जमीन से टकरा गया, और टक्कर के बाद भीषण धमाका, वो जो CCTV में तस्वीरें कैद हुई हैं भीषण धमाके की, जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका, और विमान का आगे का पूरा हिस्सा जलकर खाक। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं। गणेश, ये AI जनरेटेड हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। फिलहाल जांच का विषय है और जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन इस बीच अपडेट क्या मिल रहा है? तस्वीरें हमने दिखाई, शरद पवार जो हैं वो बारामती पहुंच गए हैं अपनी पत्नी के साथ। अभी अपडेट क्या है? क्या अजीत पवार का शव अभी बारामती के अस्पताल में ही है? शव को कहाँ लेकर जाया जाएगा अस्पताल से? बारामती में जो पैतृक निवास है पवार परिवार का, क्या वहां लेकर जाया जाएगा या फिर सीधे पार्टी दफ्तर लेकर जाया जाएगा? कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, अभी अस्पताल में ही है और उनका पार्थिव उनके पैतृक निवास स्थान पे ही ले जाया जाएगा। और ये पवार परिवार बहुत बड़ा है। ये पवार परिवार के तमाम लोग आएंगे। उनकी बुआ है, शरद पवार, प्रतिभा पवार हैं, सुप्रिया सुले का परिवार है, तमाम लोग हैं पवार परिवार के, वो सब आएंगे और उनके पैतृक निवास स्थान पे ही पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी कि आखिर अंतिम कार्य, अंतिम दर्शन की क्या प्रोसीजर होगी, क्योंकि राज्य सरकार भी इसमें शामिल होगी, प्रशासन भी इसमें शामिल होगा। तो ऐसे में सभी का कोऑर्डिनेशन होने के बाद ही कोई जानकारी हमको परिवार की तरफ से दी जाएगी, उसके बाद ही हम हमारे दर्शकों को बता पाएंगे। रोमाना, आप इस कंपनी के बारे में पूछ रही थी, तो वो VSR कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 2009 में ये कंपनी बनाई गई थी। इसके करीब करीब 92 फ्लीट्स हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस जेट के बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो भी उनके फ्लीटिंग्स भी इतनी है और उनका भी अभी जानकारी हासिल किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से और DGCA की तरफ से। जैसा वरुण बता रहे थे कि उनके महाबलीपुर के दफ्तर में अब टीम्स पहुंची है और छानबीन कर रही हैं और लॉग्स देखे जाएंगे, मेंटेनेंस के लॉग हो या तमाम जो प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन लेनी है वो ली जा रही है और नेग्लिजेंस है क्या, इसकी भी छानबीन की जा रही है। दूसरा सवाल, आप जब अभी बात चल रही थी मेघा या तुलसीदास जी से, तो आपने एक बात कही थी कि ये क्या पार्टी बिखरेगी। मुझे लगता है कि अजीत पवार के जाने से ये पार्टी एक हो गई। देखिए, पवार परिवार हमेशा एक रहा है, दुख की घड़ी में हम एक दूसरे को संभालते हैं। तो ऐसे में जब अजीत पवार उनका इस तरह से जाना निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों को एक लाकर रखेगा। और जो कोशिश प्रयास अजीत पवार अभी कर रहे थे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ते समय कि दोनों परिवार एक हो भी गए थे, दोनों राजनीतिक पार्टियां एक हो गई थी, साथ में चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में अजीत पवार के जाने से दोनों पार्टियों को एक होने की एक वजह मिली है। आप जो बात कह रहे हैं गणेश, दरअसल मैं यही बात कह रही थी, क्योंकि एनसीपी को लेकर हम सब जानते हैं किस तरीके से एनसीपी कोई बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी ड्रिवन नहीं, बल्कि एक तरीके से पर्सनालिटी ड्रिवन एक पार्टी रही है, जिस पर पूरी तरीके से पवार परिवार जो है उसी की पकड़ रही है। और अगर ये दो फाड़ भी हुई थी तो वो इसी वजह से, क्योंकि दो पवार अलग हुए थे। अब अगर उन दो पवार में से एक पवार ही नहीं रहे तो जाहिर सी बात है ये पार्टी के बिखराव का कोई मतलब बचता नहीं है। बिल्कुल यही मेरा आकलन था और यही मेरा सवाल था। इसको आप और विस्तार दीजिए, उसके बाद इसी पर मेघा से भी एक कमेंट लेंगे। तो मतलब अब आने वाले समय में ये एनसीपी दो फाड़, इसके कोई मायने बचेंगे नहीं और एक बार फिर एनसीपी एक साथ नजर आएगी पूरी। गणेश सवाल पूछा तो यहाँ पर जब अजीत पवार उनकी टीमें जब उनके लोग अलग हुए थे, तब सबसे पहले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये सब लोग जाकर शरद पवार से मिले थे और उन्होंने वाईबी चौहान में गुजारिश की थी कि अब एक हो जाइए, क्योंकि भारत की राजनीति, राज्य की राजनीति उसी दिशा में जा रही है। तो प्रयास कई बार हुए और अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दौरान ये प्रयास में सफलता मिली थी। और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस एनसीपी, अजीत पवार गुट का, शरद पवार का रहा है, तो वो दोनों ये समझ चुके थे कि एक होने के बाद ही हम एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के तौर पे महाराष्ट्र में आएंगे, जैसे दोनों ठाकरे भाई समझ गए। और दूसरी बात, आप पर्सन सेंट्रिक राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र का वोटर भी बहुत कनेक्ट करता है जब एक लोक नेता निर्माण होता है। अब की राजनीति को कई सालों से रूल करता है, एक ठाकरे और दूसरा नाम है पवार। अब दोनों परिवार का प्रमुख ही इस पार्टी को चलाता है और इनके जो एमएलएज होते हैं या राजनेता होते हैं, वो इन्हीं दोनों नामों पर ही चुनाव लड़ते हैं, राजनीति करते हैं और वो अपने दम पे ही चुनाव लड़ते हैं, पे के आते हैं। तो आइडियोलॉजी या फिलॉसफी से अलावा परिवार बहुत बड़ा रोल रहता है इनकी पार्टी को आगे ले जाने में। तो वो ठाकरे और पवार, ये दो परिवार हैं। अब पवार परिवार का एक प्रमुख जब जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बाहर का या पार्टी का कोई और नेता इसकी कमान संभालेगा। जो भी इसका उत्तराधिकारी होगा वो परिवार में से ही होगा। और आपको याद होगा कि पार्थ परिवार ये चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव एक बार लड़े हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राजनीति से वो दूर नहीं है। अभी भी अपनी माँ के साथ में वो दिल्ली में इसलिए थे क्योंकि राज्यसभा का जो कामकाज था
अपनी माता को अपनी माँ को वो अच्छी तरह से मदद करते थे राज्यसभा कामकाज में या संसद में जो चीजें होनी है या किस तरह अपने को करना है, तो वो माँ के साथ भी रहते थे और बिहाइंड डोर्स वो हमेशा पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करते आए हैं स्ट्रेटेजिकली। तो पार्थ पवार एक नाम तो है ही, जय पवार थोड़ा दूर रहे हैं, लेकिन परिवार कई और नाम भी है, रोहित पवार है, सुप्रिया सुले है, योगेंद्र परिवार है। हाँ। तो अजीत पवार का परिवार और शरद पवार, इन दोनों के परिवार में बैलेंस करने वाला व्यक्ति ही इस गद्दी पे बैठ सकता है। अभी हम बहुत ज्यादा इस पर विश्लेषण कर रहे हैं, वो समय नहीं है, लेकिन लोगों के मन के सवाल हैं कि अब आगे क्या होगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, लोगों के मन के सवाल हैं और इसीलिए इन पर बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार की स्टेबिलिटी भी इन सवालों से आकर जुड़ती है। और वो इसीलिए क्योंकि अजीत पवार आकस्मिक तरीके से यूं चले गए हैं, अचानक से ये हादसा होता है और उस हादसे में अजीत पवार का निधन हो जाता है। और देखिए कैसे भावनाओं का ये ज्वार है बारामती में उमड़ा हुआ है। बारामती के अस्पताल के बाहर देखिए कैसे जो एनसीपी के कार्यकर्ता तक में इस भीड़ को सीमित नहीं करूंगी, बल्कि ये बारामती के वो आम लोग हैं जो अजीत पवार से दिल से प्रेम, दिल से प्यार करते हैं, जो अजीत पवार को अपने घर का लड़का समझते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये वही लोग हैं जो इस वक्त इस दुख की घड़ी में पवार परिवार के साथ आकर खड़े हुए हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं उस अस्पताल के बाहर, जिस अस्पताल के भीतर शव रखा हुआ है अजीत पवार का। मेघा। रोमाना, इतनी दुख की घड़ी पूरे बारामती के लिए, और जिस तरीके के आप देख रहे हैं, जिस तरीके का जमावड़ा अभी अस्पताल के सामने, और ये सिर्फ अस्पताल है, अभी घर में आप देखिए जब पूरा परिवार घर पहुंचेगा, पूरा परिवार बारामती पहुंचेगा। अभी तो सिर्फ शरद पवार जी पहुंचे हैं और उनकी धर्मपत्नी जी पहुंची हैं। अभी तो सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के दोनों बेटे, सुप्रिया सुले, पूरा परिवार जब बारामती में लैंड करेगा तो आप देखिएगा वहाँ का नज़ारा क्या होगा। और जैसे हम तस्वीर भी दिखा रहे थे, एक एम्बुलेंस को भी अस्पताल से बाहर निकलने में तकलीफ हो रही है। अजीत पवार एक ऐसे नेता, लोकप्रिय, मुझे लगता है अंडरस्टेटमेंट है ये शब्द यूज़ करना। अजीत पवार वो हर एक इंसान को शायद बारामती में पर्सनली जानते होंगे, जो कहीं ना कहीं उनके परिवार, उनकी राजनीति या सिर्फ वहाँ का वासी हो। अजीत पवार का पूरा परिवार, शरद पवार जी का पूरा परिवार, ये परिवार ही पूरा बारामती था उनके लिए। ये कहना कि ये बारामती से आते हैं या ये नेता बारामती हैं, मुझे लगता है कि पूरी बारामती की जनता, और मैं कई बार बारामती गई हूँ और मैं आपको बताती हूँ, हर बार जब मैं बारामती जाती हूँ और कहीं छोटी भी तकलीफ होती है कि आज, क्योंकि इतनी इलेक्शन के समय जब भी जनरली हम लोग जाते हैं तो मैं एक कॉल पवार परिवार को ही करती हूँ। मैं वही कॉल करती हूँ कि देख लीजिए मुझे कोई कमरा नहीं मिल रहा है, कोई होटल नहीं मिल रही है। हर चीज़ करने के लिए एक पॉइंट, अगर पॉइंट पर्सन कोई होगा या पॉइंट परिवार कोई होगा तो वो परिवार अजीत पवार या शरद पवार का परिवार होता है। और मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पर यहाँ जमा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्सनली अजीत पवार से हर किसी का कोई ना कोई ताल्लुका ज़रूर होगा। वो नेता ही ऐसे थे, वो ऐसे नेता थे जिनके बारामती का घर या मुंबई का घर, उनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। रोमाना, मैं आपको कहूँ, और जैसा ये देखिए वहाँ पर बड़ी चर्चा होती है कि ये दो उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री किस तरीके से काम करते हैं, और कई बार हल्के फुल्के लहजों में ये बताया जाता है मुंबई में कि एक मुख्यमंत्री है जो थोड़ा लेट उठता है और बहुत रात तक काम करता है, सुबह 4 बजे सोता है। एक उप मुख्यमंत्री है शिंदे जी, जो कि दिन भर काम करते हैं और सुबह के 5 बजे सोने जाते हैं। और एक उप मुख्यमंत्री है जो 6 बजे से उठकर लोगों से मिलना शुरू करता है। तो आपको 24 घंटे कोई ना कोई ज़रूर मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा जो आपकी पीड़ा समझेगा, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो प्रशासनिक रीजन से आपके लिए अवेलेबल रहेगा 24 आवर्स। इसी तरीके से वो अपना समय बांटते हैं। 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he would not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah.
very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. 1,500 hours. Okay. Yeah. And the captain was very experienced instructor, examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. But the distance was almost more than 6 kilometers from the runway. Do you think it's possible that he could not have seen it, or there could have been any technical scan? I really don't know because I was not there. Because we are talking about the flight data report. No, I'm only talking of the information that I have got from the eyewitnesses. When was the last security check done on the aircraft? The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. And as far as we know. 2023 के इंसिडेंट की रेफरेंस दी जा रही है कि 2023 में भी ऐसी एक हादसा हुई थी, उसमें भी आप लोगों ने शायद लो विजिबिलिटी की बात उठाई थी। अगर आप उसमें मैम 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। So that was the incident. अभी फिलहाल सर जो आप लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही हैं उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है पूरा? मैं कुछ मैम देखिए AIB की इन्फॉर्मेशन मैं ना आपको दे सकता हूँ ना मुझे कुछ मालूम है। You know the DGC is doing the work, so please give us some time to handle first the families who have lost their lives, handle the DGCA, and then we'll get back. Sir, how many Learjet 45s do you have? We have 7. And will you ground them for now? I don't know. Why should I ground them? They're all fit aircraft. Why should I ground them? Okay. That's not my decision. Okay. The Learjet worldwide is a very, very dependable aircraft. So why should we ground them? And please excuse me. More than this, I've listened to you. For the family members who from where were my deepest condolences. So Captain Sumit Kapoor was a very good friend of mine. Very good friend of mine. He was a brother to me. Yeah. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. He was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. So where unfortunate, they're from Delhi. Delhi. They're from Delhi. It is very unfortunate this has happened. Please give us time to come out of this, irreparable shock. अग्रीड सर, सिर्फ एक लास्ट बात, एक पायलट आप लोग जो पूछ रहे हैं वो इस समय मेरे को भी नहीं पता। नहीं सर, 2023 में जो हुआ था इस समय आज 2023 की बात करने का समय है। इस बार फ्लाइट एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली द DGCA investigates, the DGCA can only speak, I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. एक बार बता दीजिए कि कितने फ्लाइट आज कितने बजे हुआ, कितने बजे एक्सपीरियंस? मैम अंदाजन 8 और 8:30 और 9:15 के बीच में हुआ है। आपके पास कॉल आया थोड़ा? मेरे पास जब कॉल आया जब कि एयरक्राफ्ट इज क्रैश लैंडेड, उसके बाद देयर वाज नो वन टू हुम आई कुड कांटेक्ट। तो ये VSR वेंचर्स जो है उसी के मालिक को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया जा रहा है कि देखिए जो दोनों पायलट थे वो बेहद अनुभवी पायलट थे, कैप्टन सुमित कपूर। एंड द कैप्टन वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर, एग्जामिनर मटेरियल। ही वाज विद Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. But the distance was almost more than 6 kilometers from the runway. Do you think it's possible that he could not have seen it, or there could have been any technical scan? I really don't know because I was not there. Because we are talking about the flight data report. No, I'm only talking of the information that I have got from the eyewitnesses. When was the last security check done on the aircraft? The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. As far as we know. 2023 के इंसिडेंट की रेफरेंस दी जा रही है कि 2023 में भी ऐसी एक हादसा हुई थी, उसमें भी आप लोगों ने शायद लो विजिबिलिटी की बात उठाई थी। अगर आप उसमें मैम 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। So that was the incident. अभी फिलहाल सर जो आप लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है पूरा? मैं कुछ मैम देखिए AIB की इन्फॉर्मेशन मैं ना आपको दे सकता हूँ ना मुझे कुछ मालूम है। The DGC is doing the work, so please give us some time to handle first the families who have lost their lives, handle the DGCA, and then we'll get back. Sir, how many Learjet 45s do you have? We have 7. And will you ground them for now? I don't know. Why should I ground them? They're all fit aircraft. Why should I ground them? Okay. That's not my decision. Okay. The Learjet worldwide is a very, very dependable aircraft. So why should we ground them?
And please excuse me, more than this, I've तो वीएसआर कंपनी जिसका वो विमान था, उसके एविएशन कंपनी के मालिक का है कि विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई भी इसमें यहाँ खराबी नहीं थी। और साथ ही साथ 2023 के विमान हादसे पर भी सफाई देते हुए बताया गया है कि विमानों में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो पायलट उड़ा रहे थे वो काफी अनुभवी थे, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मामले में जांच होगी, आगे जांच रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन साथ साथ दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हैं, वीएसआर एविएशन की ओर से कहा गया है।